आज का टॉपिक हमारा होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में उनको देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी से संबंधित पिछले एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? तो बायोलॉजी से संबंधित पिछली एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। इनके अंतर्गत हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये हो जाएगा आपका 20। अगर मनुष्य में दांतों की टोटल संख्या की बात की जाए तो टोटल संख्या दांतों की कितनी होती है? तो वो आपका हो जाएगा 32। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उन दोनों प्रकारों में अगर बात करें, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वो 32 होते हैं। और ये जो दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं इनको अस्थाई दांत के रूप में भी जाना जाता है। होता क्या है कि आपने देख लिया कि जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो वो 20 हो गया। अगर आपसे पूछ ले इसी में कि मनुष्य में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो भी आपका 20 हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अगर पाचन के अधिकांश भाग संपन्न होने की बात होगी तो वो आपका छोटी आंती हो जाएगा। और मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो वो मुख से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम अगर बात करें, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध आपका हृदय से हो जाएगा। और पेसमेकर का कार्य क्या है? तो ये हृदय की यानी कि दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य होता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित हो जाएगा। जिनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो किस पे दबाव डाला जाता है? तो वो आपका धमनी हो जाएगा। अब धमनी क्या होता है? दो चीजें होती हैं, धमनी और सिरा। अगर शरीर में रक्त के परिसंचरण की बात की जाए तो दो चीजें होती हैं, धमनी और सिरा। जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और सिरा जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का आशय यह है कि धमनी में जो शुद्ध रक्त बहता है उसमें कौन सी गैस का परिवहन होता है? तो उसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और जब हम अशुद्ध रक्त की बात करेंगे तो अशुद्ध रक्त में कौन सी हो जाएंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो जाएगा। अर्थात शुद्ध रक्त का संबंध धमनी से और शुद्ध रक्त का संबंध ऑक्सीजन युक्त गैस से हो जाएगा। ठीक है, और धमनी से। और जब बात करें सिराओं की, तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो ये था शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त की बात अगर करें तो धमनी, और धमनी में जो प्रेशर होता है उसी को क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। अगला हम देखते हैं सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब क्या होता है? तो वो घटता है। मानव रुधिर के अगर पीएच मान की बात करें तो मानव रुधिर का यानी कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो आपका 7.4 होता है। अर्थात रक्त क्या है? तो रक्त क्षारीय है। क्षारीय कैसे हो जाएगा? तो देखिए 7 पीएच मान क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से पीएच मान अगर कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से पीएच मान अगर अधिक है तो वो क्षारीय हो जाएगा। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। अर्थात मानव रक्त कैसा है? तो वो क्षारीय हो जाएगा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वो आपका हो जाएगा 80 से 90% के आसपास। रक्त में पाई जाने वाली अगर धातु की बात की जाए तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो आपका लोहा या आयरन पाया जाता है। आयरन लोहा एक ही चीज होता है, ध्यान रखिएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त को कौन साफ करता है? तो वो आपका किडनी साफ करता है, जिसको क्या कहेंगे? रक्त का शुद्धिकरण कहेंगे। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है? तो वो कहाँ से हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो क्या करता है? तो भोजन को तोड़ता है। अगला हम देखेंगे, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च या मंड के पाचन में सहायक होती है। मानव में अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो यक्स कौन है? तो यक्स का आशय हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता क्या है, HCl, मानो कि अमाशय में HCl होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब अमाशय क्या करता है कि अमाशय में HCl होता है तो अमाशय को भी नुकसान पहुंचा देगा HCl, तो इसीलिए अमाशय में एक म्यूकस परत होती है। किसकी परत होती है, तो म्यूकस की परत होती है जो HCl से अमाशय की रक्षा करती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो क्रेब्स चक्र में पायरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको डायलिसिस कहते हैं। जिनकी किडनी खराब हो जाती है, किडनी का क्या कार्य है, तो रक्त को साफ करना किडनी का कार्य है। आपने ऊपर देखा है, क्या पढ़ा है, तो रक्त के शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो वो किडनी में होता है। और किडनी में अगर समस्या आ जाती है तो रक्त को कृत्रिम विधि से साफ किया जाता है। कौन सी विधि हो जाएगी, तो उसको कहते हैं डायलिसिस विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है, तो पेप्सिन एक प्रोटीन होता है और जो क्या करता है, तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन करता है, यानी कि तोड़ देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलते हैं, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलते हैं। और अमीनो अम्ल की अगर बात करें तो टोटल अमीनो अम्ल कितने होते हैं, तो अमीनो अम्ल की टोटल संख्या 20 होती है, जिसमें से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो ये कौन जमा करता है, तो ये यकृत जमा करता है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को कौन जमा करता है, तो ये आपका यकृत हो जाएगा। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है, तो देखिए पित्त जो पैदा होता है किसके द्वारा, तो यकृत द्वारा। और पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। अर्थात पित्त कहाँ पैदा होता है, किसके द्वारा, तो यकृत द्वारा। पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्त का श्रावण कहाँ से होता है, तो वो भी आपका पित्ताशय हो जाएगा। भाषाओं को थोड़ा सा अंतर को आप समझेंगे, नहीं तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है क्या, मतलब अधिकतम और न्यूनतम कितना होता है। तो मानव शरीर का जो रक्तचाप है स्वस्थ मनुष्य का, वो 120 mmHg से 80 mmHg के मध्य होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा सोते समय क्या होता है, मनुष्य का रक्तचाप यानी कि बीपी क्या होता है, तो वो आपका घट जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो एक सामान्य जीवन काल में मनुष्य के हृदय की धड़कने की अगर गिनती की जाए तो वो हो जाएगा 2 अरब बार। अगला हम देखेंगे, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है, तो मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन विकल्प में ना रहे तो आप किसको चूज करेंगे, तो आयरन या लोहा को चूज करेंगे। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है। अगर हीमोग्लोबिन विकल्प में ना हो और पूछा गया हो रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो आयरन को आप चूज कर सकते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में किसके महत्वपूर्ण घटक होते हैं, तो हीमोग्लोबिन में आरबीसी के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। हीमोग्लोबिन के अगर कार्य की बात करें तो अभी आपने देखा ऑक्सीजन को ले जाना, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य हो जाएगा। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लोहित कोशिकाओं द्वारा, यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में आयरन या लोहा होता है। अगला हम देखेंगे, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो देखिए शरीर में 3 प्रकार के रक्त होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जिसमें आरबीसी होता है, ठीक है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, हीमोग्लोबिन आरबीसी हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तो मानव शरीर में प्रतिक्रिया, जैसे कोई बाहरी पदार्थ शरीर में घुस गया तो डब्ल्यूबीसी सक्रिय हो जाता है और उस रोग प्रतिरोधक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। अगला हम देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो आरबीसी कहाँ उत्पन्न होगी, यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो आपका अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन की भाषा को आप समझना है।
आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है, तो अस्थिमज्जा। और पूछा जाए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो भी आपका अस्थिमज्जा में हो जाएगा। किसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, तो ये आपका प्लीहा हो जाएगा। इसी को दूसरी भाषा में पूछेगा आपसे, आरबीसी का कब्रगाह हो गया और आरबीसी का मृत स्थल कहाँ है, यानी कि आरबीसी कहाँ पे जाके मरती है, यानी कि मृत स्थल उसका कहाँ है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, तो आरबीसी का कब्रगाह या मृत स्थल प्लीहा हो जाएगा। मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल कितना होता है, लाल रक्त यानी कि आरबीसी कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 120 दिन। पचे हुए भोजन में पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो ये आपका हो जाएगा यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो ये आपका हो जाएगा यकृत। मानव शरीर में अगर लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, देखिए आ गया। अभी आपने पूछा था, देखा था लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो आपका अस्थिमज्जा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और अब आ गया मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो ये भी आपका अस्थमज्जा हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को दो तीन भाषाओं में पूछता है, तो आप एक ही क्वेश्चन को एक ही जगह पे दो तीन भाषाओं में जान लेंगे।